प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्स ने द्वंद्ववादी विचारों को हीगल से ग्रहण किया और हीगल के विचारों को समझकर उसने यह पाया कि हीगल के विचार से वे पूरी तरह सहमत नहीं थे। जहाँ हीगल यह मानते थे कि द्वंद्व के पीछे विचार ही प्रधान होते हैं, वहाँ मार्क्स ने द्वंद्व के भौतिकतावाद को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा भौतिक पदार्थ ही हमारे विचारों को बदलते हैं, किसी भी द्वंद्व के पीछे हमारे भौतिक विचार ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से द्वंद्व की प्रेरणा हालांकि हीगल से उन्होंने ली, मगर हीगल से वह पूरी तरह सहमत नहीं होकर हीगल के विचारों को उन्होंने स्वीकार तो किया द्वंद्व के, मगर उन्होंने उसमें भौतिक पदार्थों को ज़्यादा महत्व दिया। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक युग में या जो भी चीज़ें संसार में हैं, उनकी तीन अवस्थाएं होती है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। वह ये मानते हैं कि प्रारंभ में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक व्यवस्था में वाद वाली स्थिति होती है, यानी कि उसमें किसी भी तरह का अंतर्विरोध देखने को नहीं मिलता, मगर धीरे धीरे उस अवस्था में ही एक अंतर्विरोध उत्पन्न होने लगता है और वह अंतर्विरोध प्रतिवाद के रूप में सामने आता है। यानी दो अलग अलग हित वाले समूह या दो विपरीत हितों वाले समूह उसमें धीरे धीरे हमें स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, और यह स्थिति उत्पन्न होने के बाद उनमें संघर्ष उत्पन्न होता है। यानी वाद वाली स्थिति में सब कुछ सही होता है, किसी तरह का संघर्ष नहीं होता, मगर प्रतिवाद वाली स्थिति में हमें देखते हैं कि अंतर्विरोध जब व्यवस्था में उत्पन्न हो जाता है तो आपस में हमें संघर्ष की स्थितियां देखने को मिलती है। उस स्थिति को हम कहते हैं प्रतिवाद। प्रतिवाद उत्पन्न होने के बाद जब संघर्ष होता है या क्रांति होती है, तो उसके बाद एक नई व्यवस्था उत्पन्न होती है जिसे संवाद कहते हैं। यानी संघर्ष निपटने के बाद एक नई व्यवस्था को संघर्ष जन्म देता है, जिसमें किसी भी तरह का अंतर्विरोध नहीं होता। ये संवाद ही थोड़े टाइम बाद पुनः वाद में बदलता है और फिर उस नए युग में, उस नई व्यवस्था में दोबारा से प्रतिवाद उत्पन्न होता है, दोबारा से अंतर्विरोध होता है और फिर संघर्ष होता है और फिर संवाद। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि युग परिवर्तन या किसी भी अवस्था में परिवर्तन के लिए वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थितियों से ही गुजरा जाता है। अब हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जो भी पदार्थ है वो चेतना की उपज नहीं है, बल्कि चेतना स्वयं पदार्थ की ही सर्वश्रेष्ठ उपज है। यानी वो ये कहते हैं कि चेतना से पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, बल्कि हम पदार्थ किसी भी चेतना को जन्म देती है। यानी कि यहाँ पदार्थ को वो महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उनकी पहली विशेषताओं को अब हम अगर बिंदुवार पढ़ने की प्रयास करें या समझने का प्रयास करें, तो मार्क्स ये मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है। मार्क्स की जो पहली विशेषता इस सिद्धांत की हम मान सकते हैं वो ये है कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो भी है सभी गतिशील होती है। यानी संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ गतिशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है और उनको बदलना ही है। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उनको जाना ही होता है। कोई भी पदार्थ निष्क्रिय नहीं होता, सभी पदार्थ सक्रिय होते हैं। दूसरी विशेषता जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की है वो ये कहते हैं कि विकास हमेशा अंतर्विरोध और मतभेदों के कारण होता है। यानी
वस्तु में जो अंतर्विरोध है, व्यवस्था में जो अंतर्विरोध और मतभेद है, उसके कारण संघर्ष होगा और संघर्ष के कारण ही एक नई व्यवस्था जन्म लेगी जो विकास को के लिए जिम्मेदार है या विकास उसके माध्यम से होता है। तीसरी विशेषता कार्ल मार्क्स बताते हैं कि पदार्थ विश्व का मूल है और वास्तविक है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हीगल ने कहा था कि हमारे विचार मूल होते हैं, विचार ही मूल आधार है किसी भी चीज़ का। उसके विपरीत कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पदार्थ ही मूल होता है, विचार मूल नहीं होता है। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने हमेशा पदार्थ को ज़्यादा महत्व दिया। अगली विशेषता कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विश्व का विकास संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी यदि संघर्ष नहीं हो तो विश्व का विकास भी नहीं हो और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो ये कहते हैं कि व्यवस्थाओं में जो विकास है उस विकास का मूल आधार संघर्ष है और ये संघर्ष भीतर रूप में भी होता है और बाहरी रूप में भी होता है, यानी दोनों स्तर पर संघर्ष हमें देखने को मिलता है। अगली विशेषता के रूप में कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि विकास एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों के द्वारा विकास होता है। एक सर्पिल स्पाइरल, जिसे हम सीधे सरल शब्दों में स्पाइरल या सर्पिल भी कह सकते हैं, तो उस तरीके से विकास होता है। विकास एक सीधी रेखा की जैसे नहीं होता, बल्कि विकास टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजरता है। और ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर इसलिए गुजरता है क्योंकि विकास संघर्ष के कारण होता है। कार्ल मार्क्स हमेशा ये मानते हैं कि विकास का मूल आधार संघर्ष है। व्यवस्थाओं में संघर्ष होता है, वाद में प्रतिवाद उत्पन्न होता है और वो संघर्ष को जन्म देता है। इसलिए विकास हमेशा टेढ़े मेढ़े और सर्पिल रास्तों के द्वारा ही होता है। जैसे कि वो पूंजीवाद का एक उदाहरण भी हम यहाँ पे उनके द्वारा दिया गया रख सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में मालिक और मजदूर हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर कार्य करते हैं, मगर उनके हित एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं और धीरे धीरे ये है हित छोटी मोटे संघर्ष से लेकर क्रांति तक को जन्म देते हैं और एक क्रांति व्यवस्था को परिवर्तित करती है और फिर हम एक नए युग में आ जाते हैं, यानी कि समाज आगे बढ़ता है, समाज में विकास होता है। अगली विशेषता के रूप में कार्ल मार्क्स मानते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो द्वंद्व है उसका मूल आधार आर्थिक तत्व है। यानी हमारी जो संसार है, विश्व के समस्त जो पदार्थ है, उनको जो नियंत्रित करने वाली शक्ति है वो आर्थिक होती है, अर्थव्यवस्था होती है। यानी अर्थव्यवस्था ही समाज का आधार है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो मार्क्स ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था ही समाज का आधार है और अर्थ के चारों ओर ही ये संसार और हमारी व्यवस्थाएं घूमती है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसे ही हमारे उत्पादन की विधियां होगी, वैसे ही हमारे उत्पादन के संबंध होंगे और वैसे ही हमारे उत्पादन की शक्तियां होगी। जैसे हर युग में अपनी अपनी उत्पादन की विधियां होती है। हम जानते हैं कि कृषक युग में हम उत्पादन की विधियों को देखें तो कृषि कार्य प्रधान था, उत्पादन के संबंध कृषक और सामंत और कृषकों के बीच में थे। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को आगे भी समझ सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की विशेषताओं को हम समझने के बाद, कि मार्क्स ने इन विचारों को, द्वंद्व के विचारों को हीगल से ग्रहण किया था, किंतु हीगल के द्वंद्व में विचारों को प्रधान मानने वाली बात को उन्होंने स्वीकार न करके उन्होंने कहा कि संसार में भौतिक पदार्थ ही महत्वपूर्ण होता है। द्वंद्व के लिए भौतिकवादी व्यवस्थाएं जिम्मेदार है, अर्थव्यवस्था समाज में महत्वपूर्ण होती है और हर व्यवस्था में सब प्रारंभ में वाद वाली स्थिति होती है, मगर धीरे धीरे प्रतिवाद व्यवस्थाओं में उत्पन्न होता है। प्रतिवाद के कारण फिर संघर्ष होता है। ये संघर्ष छुटपुट संघर्ष से लेकर धीरे धीरे क्रांति में बदल जाता है और एक क्रांति व्यवस्था परिवर्तन करती है और दोबारा से संवाद उत्पन्न होता है। मगर कुछ वर्षों तक संवाद की स्थिति रहने के बाद फिर संवाद वाद में बदलता है और फिर पुनः ये संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स के विचारों को आज हमने समझने की कोशिश की। आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो आप
पूछ सकते हैं। धन्यवाद।